चलिए ऑर्डर नंबर 8 पे आ जाओ। रिटर्न स्टेटमेंट। हम प्लेंट समझ के आए भाई, प्लेंट क्या होता है, कौन फाइल करता है प्लेंट, क्या वजह है प्लेंट की, रीजंस क्या है प्लेंट को लेकर, वो सब हम देख के आए। ठीक है, अब समझ के ही पढ़ना, रट्टा नहीं मारना, वरना सीपीसी कोई काम का नहीं रह जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा बेटा। यहां पे समझ के चलो। व्हाट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट? रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, ये हम सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ के लेंगे पहले। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है, हम लीगल डिक्शनरी को बाद में देख लेते हैं क्या है। आम भाषा में रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है, किस लिए बनाया गया रिटर्न स्टेटमेंट? जब वादी को वाद पत्र बनाने की अनुमति दी गई है तो प्रतिवादी क्या लाएगा? प्रतिवादी भी तो अपना जवाब लाएगा ना, यही है रिटर्न स्टेटमेंट। वाद पत्र में जो कि प्लेंट है, वो प्लेंटिव अपनी सारी की सारी बातें, फैक्ट्स होने दीजिए, फैक्ट इन इशू होने दीजिए, सब कुछ जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें करता है, बराबर। तो जो डिफेंडेंट है उसको भी राइट है, उसको भी अधिकार है, उसका भी अपना जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, जो भी उसको बताना है कि प्लेंटिव ने ये चालाकी की है, और वो लीगली ऑब्जेक्शन ले सकता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, प्लीडिंग इज इक्वल्स टू रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, प्लीडिंग का मतलब ही रिटर्न स्टेटमेंट होता है, प्लेंट का मतलब ही रिटर्न स्टेटमेंट होता है, क्योंकि प्लेंट में भी आप प्लीडिंग करते हो, लिखना तो पड़ता है, ड्राफ्ट तो करना पड़ता है, समझने आना चाहिए, वरना क्या फायदा है। ठीक है, तो इससे पहले, रिटर्न स्टेटमेंट में जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं अलग जगह पे चाहती हूँ कि आप कुछ समझें। ये ऑर्डर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये फॉर्मेट देख लीजिए, क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो मैम कैसा रीड कर दीजिएगा कैसा है। हाँ हाँ हाँ, मैं रीड कर रही हूँ बच्चे, मैं रीड कर रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, बिल्कुल। ठीक है, ये आपके सामने है ऑर्डर, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, अब जो भी आपका सिटी होगा, पूना या जो भी आपका सिटी होगा, ठीक है, आप कुछ एप्लीकेशन लगा रहे हो तो वो होगा, जैसे भी आपका प्लेंट होता है। अब यहां पर देखिए आप, ये पूरा प्लेंट है जो कि टेम्पररी इंजंक्शन को लेकर है, जिसको हम लोग ऑर्डर 39 के रूल 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे उस दिन मैंने आपको कौन सा सूट दिखाया था, समरी सूट दिखाया था ऑर्डर 37 का, याद है थोड़ा बहुत पिक्चर कि ऑर्डर 37 मैंने दिखाया था, यस मैम, यस मैम, यस है ना? मैम। तो अब ये इंजंक्शन का सूट है। ठीक है, द एप्लीकेशन, यहां पर एप्लीकेंट होना चाहिए, सॉरी, द एप्लीकेंट रिस्पेक्टफुली, द एप्लीकेंट रिस्पेक्टफुली स्टेट्स एज अंडर, अभी वो जो भी बोलना चाहता है, that the plaintiff is the owner of a plot of a land। अभी देखो मैंने कल आपको बाउंड्रीज वगैरह भी दिखा रही थी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको वो जो मैंने उस दिन आपको बाउंड्रीज के साथ में जो प्लेन दिखाया था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेकर, मुझे लग रहा था कि कई जनों को यहाँ पे बाउंसर गया था वो, तो मैंने सोचा थोड़ा इजी सिखाती हूँ। इजी इजी होगा ना तो आप टफेस्ट में खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लेंटिव एक ओनर है प्लॉट का, डिटेल फुट ऑफ द एप्लीकेशन एडजेसेंट टू द डिफेंडेंट हाउस, यानी कि वो प्रतिवादी के एडजेसेंट में रहता है, बाजू में रहता है। ठीक है, ऑन डैश डेट 2016 डिफेंडेंट हैज टेकन अ रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द सेट प्लॉट, यानी कि गलती से उसने वो प्लॉट ले लिया जो उसका प्लॉट है ही नहीं। प्लॉट का मतलब ये होता है जमीन, ठीक है, जिसपे हम लोग मकान बनाते हैं उसे जमीन कहते हैं, जिसको हम प्लॉट कहते हैं हमारी लॉ लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ,
प्लेंटिफ को रिक्वेस्ट किया गया भाई तू मत कर, मेरा है, तो एप्लीकेशन फाइल की गई कि डिमोलिशन करने के लिए। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है? तोड़ देने के लिए, खत्म करने के लिए। यानी मकान तो बन गया, अब इस मकान को पट्टा करिए, इस मकान को तोड़ दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए, खत्म कीजिए इसकी स्टोरी। तो रिकवरी करनी पड़ेगी, हमें हमारा लैंड चाहिए। तो इस केस में डिफेंडेंट इज नॉट रेस्ट्रेन बाय अ टेम्पररी इंजंक्शन, यानी कि उसको प्लेंटिफ को भी इरिपेरेबल लॉस होगा, जो कि आपको मैंने बताया कि इस केस में जो प्रतिवादी है उसको रेस्ट्रेन किया नहीं किया जाएगा टेम्पररी इंजंक्शन को लेकर, तो मैं एज अ वादी मुझे बहुत लॉस हो जाएगा, मैं सफर करूंगा इररिपेरेबल लॉस। अब ये जो इररिपेरेबल लॉस वर्ड है ना बच्चा, ये आप इसके साथ सिविल में खेलते हो कैरम बोर्ड की तरह, ठीक है। that the issue of temporary injunction is indivisible in the interest of justice, यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन अगर आपने दे दिया तो मैं तो ऐसे हो जाऊंगा कि मैं तो घर का ना घाट का रहूंगा, ठीक है। प्लेंटिफ ने क्या डिक्लेयर किया है कि उसने बोला कि जो सेल डीड ऑफ द प्लॉट है वो मेरे फेवर में किया जाए, ठीक है। एप्लीकेंट एप्लीकेंट हैज अ प्राइमा फेसी केस। अब मैंने ना आपको ये वर्ड बता देती हूँ, प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जो कि मैं आपको घड़ी घड़ी एक ही बात कह रही हूँ कि ये वर्ड्स अगर आप समझ गए तो सीपीसी की मास्टरी ऐसे ही हो जाती है। शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए। यानी समझो जैसे हम खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देते हैं, ये ले नमक, ये ले मिर्ची, ये ले हल्दी, बना तेरे को इसमें से जो बनाने का है। तो आप लोगों को चीजें खेलने के लिए मिलेगी तो आप बिंदास कर पाओगे, ठीक है। तो प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीजों को रोक दिया जाए उसे इंजंक्शन कहते हैं। ये इंजंक्शन वो जंक्शन नहीं है जो प्लेटफॉर्म के उतरते हैं ट्रेन में चढ़ते हैं, वो जंक्शन नहीं है ये कि ये पूना जंक्शन आ गई, ये दिल्ली जंक्शन आ गई, ये इंजंक्शन है। यानी कि कोर्ट उसको बोलेगी स्टॉप, रुक मैम जा। वहां पर भी तो ट्रेन हाँ रुकती ही बच्चा है ना। है। स्टॉपल, वहां पर भी ट्रेन स्टॉपल का रुकती ये है। हाँ, स्टॉपल अलग हो गया कि जो आपने बोल दिया मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनती, वो हो गया। इंजंक्शन का मतलब है कि कोर्ट ने अगर आपको इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया। मैं आपको बताती हूँ मेरे घर की स्टोरी। एक प्लॉट है हमारा, ठीक है। हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, ठीक है। हमने एक जो बेचने वाला है उससे ले लिया और हमने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। हमने बोला चलो खत्म करते हैं, जो प्रोसीजर था वो सारा फॉलो करके पब्लिकेशन करना पड़ता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने पड़ते हैं, 712 एक्सट्रैक्ट को चेक करना पड़ता है कि पहले किसका नाम था, म्यूटेशन एंट्रीज को चेक करना पड़ता है कि म्यूटेशन एंट्री में पहले किसका नाम था, अभी किसका नाम है, आगे किसका नाम है। तो म्यूटेशन एंट्री क्या करती है, हमको सारे रिकॉर्ड्स बता देती है कि आज से पहले जो सबसे पहला ओनर कौन था, उसने किसको बेचा, उसने आगे वाले ने किसी थर्ड को बेचा, थर्ड वाले ने फोर्थ को बेचा, फोर्थ वाले ने फिफ्थ को बेचा। ये सारी चीजें आप लोगों को, अगर आप प्लॉट की बात करते हो तो प्रॉपर्टी के अंदर प्लॉट ही नहीं होता, जमीन चेन ही नहीं कहते हैं होती। उसे यार, हाँ, चेन कहते हैं, चेन कहते हैं। चेन कहते हैं। हाँ, ये सारी चेन आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम जब हमारे जूनियरशिप में थे ना तो हमको बताया भी नहीं जाता था कि भैया ये 7/12 है, यानी 712 एक्सट्रैक्ट है, ये डिमार्केशन है, प्रॉपर्टी का डिमार्केशन करना पड़ता है, प्लिंथ लेवल क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाता है। तो मेरे घर का केस ऐसे हुआ था कि हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी थी हम सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज सब खत्म करके किए थे। सडनली एक जना उठ के आता है, बोलता है ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, जो कि ये केस है, जो कि मैंने आपको, ये मेरे ही केस को मैंने शॉर्ट शॉर्ट में बना के आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। वो बोलते हैं अरे ये तो मेरा प्लॉट है, ये तो ये मेरा है। तो अरे हमने तो लीगली किया है ना जो भी किया है। अब हमने जिससे लिया था ना उसके पिताजी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बाप दादा की प्रॉपर्टी, ठीक है। बाप दादा की प्रॉपर्टी में क्या होता है, हर किसी का हक होता है, हर किसी का, ठीक है। इस ये बेटे का, वो बेटे का, ये बेटे का, वो बेटे का, ये 8 है, ये 8 है। सो के भी उठ के आते हैं, अरे हमारा हिस्सा, अरे हम जो है, अरे हमको तो कुछ मिला ही नहीं। चाचा चाचियां दादा दादियां कैसे उठ के आती है ना जब प्लॉट का बंटवारा होता है,
वो वहां से पता चलता है। अब हमने तो ले लिया, अब पार्टीशन हुई नहीं थी। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि जमीन बेचने से पहले पार्टीशन होता है कि ये तेरा हिस्सा, यानी ये उज़मा का हिस्सा, ये विक्की का हिस्सा, ये शिवानी का हिस्सा। इस तरीके की पार्टीशन सूट हुआ ही नहीं था, पार्टीशन हुआ ही नहीं था। ठीक है, पार्टीशन अगर नहीं हुआ था तो ऐसे कैसे हो गया? अब वो सामने वाला क्या किया, सिविल सूट फाइल कर दिया हमारे ऊपर कि बिल्डर को रेस्ट्रेन किया जाए कि वो कंस्ट्रक्शन ही ना करे। हम लोग 7 फ्लोर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने बेच भी दिया है, हमारा एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, कस्टमर से हमसे फ्लैट बाय करना खत्म कर दिया था। उस समय वो उठ के आया था क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं यहाँ पे उठूंगा तो बिल्डर मुझे बहुत पैसा देगा। तो ये सारी चीजें ना सीखो, ये आर्ट को समझने की कोशिश करो। जो मैं आपको बताती हूँ ना, यहाँ पर मैं आपको रियल दिखाती हूँ, सिर्फ बुक्स नहीं बता रही हूँ आपको। ये जो आपको कोई नहीं बताएगा कि 712 एक्स्ट्रा क्या होता है भाई, म्यूटेशन एंट्री क्या होती है, डिमार्केशन क्या होता है, प्लान की कॉपी क्या होती है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वेन्यूज होते हैं। जैसे हम शादी पे जाते हैं तो अगर आइसक्रीम ना रहे तो शादी में मजा आता है क्या? जिलेबी ना रहे, रगड़ा ना रहे, पानी पूरी नहीं रहे मैम तो बोलेंगे अरे हाँ। 712 एक्सट्रैक्ट और क्या बताया आपने? 712 एक्सट्रैक्ट होता है, डिमार्केशन होता है, म्यूटेशन होता है, प्लान की कॉपीज होती है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। पता है, अगर आप प्रॉपर्टी खुद भी घर के लिए लेते हो ना, प्रॉपर्टी कार्ड देखो, सिटी सर्वे है तो सिटी सर्वे नंबर चेक करना रहता है, सर्वे नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। जोन सर्टिफिकेट चेक करना पड़ता है कि रेड जोन में है, ग्रीन जोन में है, आर जोन में है। ये सब चीजें चेक करके आपको प्लॉट लेना पड़ता है। जब जमीन आप खुद के लिए भी खरीदो ना तो ये सारी चीजों की जानकारी रखो। मैम जोन का मतलब क्या होता है? जोन सर्टिफिकेट ये होता है कि अगर समझो उधर गवर्नमेंट ने ये जोन डिक्लेयर किया है कि इधर यहाँ पे गार्डन बनेगा, तो वो जोन ग्रीन जोन हो गया, तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप उधर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जोन सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है। अगर उधर आर जोन है, कि आप अपना घर बना सकते हैं इधर को या नहीं? हाँ, आर जोन होता है, ग्रीन जोन होता है, ब्लू जोन होता है। ब्लू जोन का मतलब होता है अगर नदी जो है वो आसपास है तो उसको लेकर क्या होता है, वो जोन के अकॉर्डिंग आप उधर बना नहीं सकते। क्यों? वो अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट। कल को आपके इधर बाढ़ आ गया तो, घर बह गया तो ये सब चीजों का आप लोगों को चेक करना होता है। 712 एक्सट्रैक्ट, डिमार्केशन, म्यूटेशन एंट्री, प्लान कॉपी, ये सब जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, जोन सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको मालूमात होनी चाहिए कि पब्लिकेशन देना पड़ता है। एक प्लॉट लेने से पहले आपको पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में देना पड़ता है कि ये फर्दर बढ़ते हैं। अगर आपको सेल डीड करनी है तो ये सारी चीजों का मामला आपको मालूम होना चाहिए कि सेल डीड से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? ये देखिए वेरिफिकेशन जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए यहाँ पे लेके आ रही हूँ एफिडेविट। जो मेरी उज़मा बोलती है ना कि एफिडेविट, ये देखो, ये है एफिडेविट, यानी कि आपको केस का भी एफिडेविट देते हैं, आपको अपना केस का भी एफिडेविट देना पड़ता है। आपको अगर सपोर्टिंग एफिडेविट नहीं लगाया आपने तो भी आपको बोला जाता है कि आपने प्लेन बरोबर नहीं किया है, जाओ आपका प्लेन रिजेक्ट किया जाता है। तो ये एफिडेविट भी मैम आपको एफिडेविट सब कंपलसरी में देना करना पड़ता पड़ता है। है? मैम उसमें क्या क्या हाँ, लिखना रहता है? एफिडेविट में कंटेंट्स लिखने पड़ते हैं जो आपने मेन कंटेंट्स लिखे हैं ना एग्जिबिट 1 की कॉपी में, जो मैंने आपको प्लेन दिखाया, वो प्लेन के सारे कंटेंट्स लिखने पड़ते हैं। आई सो एंड सो, एज सो एंड सो, सन ऑफ जो भी रहेगा, अब उसका जो भी हो, और रेसिडेंट लिखना पड़ता है। हियर बाय सोलमली अफर्म्स एंड स्टेट ऑन ओथ एज फॉलोज, ऐसे करके आप देते हो कि जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। व्हाट, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं
यहाँ पे मैंने शायद वो डिलीट कर दिया लेते समय। वॉट एवर इज स्टेटेड अबाउट इज ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिलीव एंड इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जब आप एफिडेविट देते हो तो ये सारी चीजें कंटेंट्स में होनी चाहिए, और लास्ट में आप वॉट एवर इज स्टेटेड, यानी कि जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, देखा आपने। अब आगे रिटर्न स्टेटमेंट, जिस चीज के लिए मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट कैसे करना है वो आना ही चाहिए। प्लेंट तो आपने सीखा, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो अधूरे हैं हम। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट इज फाइल्ड अंडर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ये सब मैंने इसीलिए लिखा है आपको बताने के लिए। ये लिखना नहीं पड़ता कि रिटर्न स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, ये नहीं लिखना पड़ता, नहीं लिखना पड़ता। द डिफेंडेंट हम्बली सबमिट्स एज फॉलोज। ठीक है, बहुत नम्रता भाव से प्रतिवादी ये कहना चाहता है कि, ये बोल रही हूं मैं यहाँ पे, द डिफेंडेंट हम्बली सबमिट्स एज फॉलोज। ठीक है, अब ये एट दी आउटसेट, यानी मैंने ये इसको ना रेड में पेस्ट किया हुआ है, देखो आप यहाँ पे, मैंने इसीलिए यहाँ पे रेड में पेस्ट किया है क्योंकि ये कंपलसरी रहता है। ठीक है, जितना आप अपनी ड्राफ्टिंग में कलर दोगे रंग उतना ही चोखा होगा। ठीक है, ये चोखा रंग लाने के लिए ये सारी चीजें आपको मालूमात होनी चाहिए। That at the outset the defendant denies all the allegation, यानी कि पूरा वाद पत्र देखने के बाद हम जो प्रतिवादी है वो सारे के सारे इल्जाम जो प्लेंट में लगाए गए हैं उसके ऊपर वो मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट दोस, उनको छोड़ के जो कि स्पेसिफिकली एडमिटेड खुद ही प्लेंट में है। वो बातों को छोड़कर जो प्लेंट खुद ही बोल रहे हैं हाँ हाँ इसने नहीं लिया है, इसका कुछ जवाबदारी नहीं था, उस बात को वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मैं मानता हूं जो उसने प्लेट में सच जो भी कहा है वो उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट दोज which are specifically admitted hereinafter in the written statement dealt with, and nothing stated in the blend should be deemed to be admitted merely because it's a same is not specifically transferred, यानी कि ऐसा कोई भी चीज मना नहीं करेगा वो कि जो एडमिट नहीं है वो नहीं है, अगर उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। ये थोड़ी लीगल लैंग्वेज है जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये लीगल है, टोटली लीगल लैंग्वेज है। मे बी आपको अभी बाउंसर लगेगा, जब हम पहली बार कोई चीज लिखते हैं तो बाउंसर लगती है, चिंता मत करो। ठीक है, ये जो भी प्लेंट में कॉन्ट्ररी है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसको उसने जो प्रतिवादी है उसने टोटली उसको डिनाई कर दिया है। अगर वाद पत्र में ऐसी कोई भी चीज लिखी है जो कॉन्ट्ररी है, जो है ही नहीं, जो इनकंसिस्टेंट है, उसका लेना देना ही नहीं है उस बात से, तो इस रिटन स्टेटमेंट में जो प्रतिवादी है उन चीजों को पूरी तरह से नकार देता है, पूरी तरह से मना कर देता है। समझ में आया? ठीक है, अब जो भी आपका वाद पत्र है, ठीक है, शिवानी ये ध्यान दो, द एड्रेस ऑफ द प्लेंटिव इज नॉट करेक्टली गिवन, द प्लेंटिव इज पुट टू स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ द एड्रेस, जो कि मेरी एड्रेस थी। प्लेंटिव ने मेरी एड्रेस जानबूझ करके गलत डाली है, इसके लिए तो मुझे उसके ऊपर केस करना चाहिए। देखो उज़मा, आपकी पॉइंट आप मुझसे पूछती हो, इसके लिए मैं ये चीज लेके आई हूं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो भी वाद पत्र में यानी कि प्लेंट में जो भी पैराग्राफ 1 था, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 10 होने दीजिए, 15 होने दीजिए, 20 होने दीजिए, 25। पैरा 1 पैरा 2 क्या होता है उस्मा? इससे पहले अभी मैंने क्या कहा? हर चीज को तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है, ये एक साथ में नहीं लिख सकते। का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ पैराग्राफ में हम रिलेट करके लिखते हैं ना। अरे बेटा, आप पैराग्राफ लिखते हो ना, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। और अगर हमें आगे चल के जैसे हमने 2 पैराग्राफ में कुछ लिखा है और उसको हमें वापस से 24 पैराग्राफ से 2 पैराग्राफ में लिखना है, तो हम 2 पैराग्राफ पूरा नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे विच इज गिवन इन द पैराग्राफ नंबर 2। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखो जो कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 है, यानी कि यहाँ पर आप पैराग्राफ नंबर 1 समझ लो। हाँ हाँ, आप हर चीज को मना करोगे ना, क्योंकि अगर पैराग्राफ नहीं लिखेंगे वो जज बोर्ड हो जाएगा ऐसे पढ़ने में, तो वो थोड़ा जंप करके पढ़ सकता है।
यानी कि प्लेंट का जो पूरा पूरा पैराग्राफ है इधर छापम छापी करने की जरूरत नहीं है। आप उनकी चीजों को मना करो ना, या एडमिट करो या डिनाई करो, या हाँ बोलो या ना बोलो, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हम पैरा नंबर 1 मैंने लिखा है ना कि कंटेंट्स ऑफ द पैरा 1 आर रॉन्ग, इनकरेक्ट, और मैं मना कर रही हूं, ठीक है। इट इज रॉन्ग टू कंटेंट दैट कि प्लेंटिव उस ओनर है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब प्लेन में देखा था ना, अभी हमने प्लेन देखा जिसमें बोला कि ये प्लॉट का ओनर है। तो प्लेंटिव इज पुट स्ट्रिक्ट प्रूफ कि प्लेंटिव ऐसा एविडेंस लेके आए जो कि सही हो, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। यहां तक देखा आपने। अब आप रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ चले मेरे साथ, और इजी वाला सिखाती हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट आपको धीरे 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 सिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जो आ रहा है वो भी नहीं है, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं हमने तो देख ली, ठीक है। जो चीजें आपको डेफिनेटली दिखानी थी वहां पे भी मैं ले चली। व्हाट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट? लीगल डिक्शनरी में जो वर्ड रिटर्न स्टेटमेंट का ये मतलब होता है प्लीडिंग फॉर डिफेंस, ठीक है। आप जो भी लिखोगे अपने आप को डिफेंड करोगे। झूठा वादी है मैं थोड़ी हूँ, झूठा प्लेंटिफ है मैं थोड़ी हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। ये आप लोगों का मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए। मोडस ऑपरेंडी का मतलब ये होता है ये यही चीज आपको फॉलो करनी पड़ती है, इसी चीज को फॉलो कीजिए आप, ठीक है। अदर वर्ड्स, रिटर्न स्टेटमेंट वो प्लीडिंग है जो डिफेंडेंट डील करता है। यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिख के आता है? कौन लिख के आता है? डिफेंडेंट लिख के आता है। क्या लिख के आता है? एवरी मटीरियल फैक्ट जो कि प्लेंटिफ ने कहा है, अलाइज्ड बाय द प्लेंटिफ, यानी कि जो प्लेंटिफ ने अलाइज किया है, हो सकता है। अलाइज का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ न्यू फैक्ट्स, जो कि नया चीज वो लेके आया है, तो उसके ऊपर लीगल ऑब्जेक्शन लेता है, और जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो तो मैं मना कर रहा हूं, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब समझ के चलो, डिफेंस। कौन लेगा? डिफेंडेंट, ठीक है। जैसे प्लेंट होता है वैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट होती है, कुछ अलग नहीं है, कुछ एनसाइक्लोपीडिया नहीं चल रही है यहाँ पर, कुछ साइंस नहीं इसका है। अपोजिट होता है, प्लेंट का उल्टा मैम होता है रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट फाइल स्टेटमेंट। कौन करता है? डब्ल्यूएस क्या क्या? रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कौन करता रिटर्न है? स्टेटमेंट डिपेंडेंट करेगी ना। अब मैंने कौन सी भाषा में बताया कि रिटर्न डिफेंड स्टेटमेंट कौन करेगा? हाँ, प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट ये रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। और जो प्लेंट होता है उसका उल्टा ही होता है रिटर्न स्टेटमेंट, उसमें कुछ नहीं होता। प्लेंट जो होता है ना, उसको जो प्लेंटिव जो लिख के देता है उसको डिफेंडेंट क्रिटिसाइज करता है थ्रू डब्ल्यूएस, रिटर्न स्टेटमेंट वेरी के थ्रू। गुड, वेरी गुड। सिंपल भाषा यही है। अब बताओ विकी, उस्मा ने क्या बोला? मैम समझ गए। अभी तो बोलोगे ही ना समझ गया, अभी थोड़ी नहीं बोलोगे। मैम पता था बट हल्का सा कंफ्यूज हो हाँ, गया, कंफ्यूज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल 1 से 5 जो है और 7 से 10, ये ऑर्डर नंबर 8 जो है, ये जनरल प्रोविजंस रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। द डिफेंडेंट शाल कंपल्सरी 30 दिन में जैसे ही उसे सम्मन्स मिलेगा, कोर्ट का बुलावा आएगा। हमने सर्विस ऑफ सम्मन्स को ऑर्डर 5 का डंका बजाया था मैंने आपके सामने, याद है ना? तो सर्विस ऑफ सम्मन्स, जैसे ही उसको सम्मन मिलेगा तो उसे क्या करना है? प्रेजेंट करना है। क्या प्रेजेंट करना है? डब्ल्यूएस। यस। विदिन किस 30 लिए डेज प्रेजेंट करेगा डब्ल्यूएस? अपने डिफेंस के लिए, बचाव के अपने लिए। आप अपना को पक्ष बचाएगा, रखेगा। ठीक है। प्रोविजो क्या बोलता है कि दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स, अगर डिफेंडेंट फेल होता है डब्ल्यूएस फाइल करने के लिए, जो 30 दिन के भीतर अगर उसे कहा गया है,
अगर वो 30 दिन के भीतर नहीं कर पा रहा है तो उसको कितने दिन के भीतर करनी है? 90 दिन के 90 डेज भीतर। के अंदर। याद है 90 मैंने days। 90 का डिफरेंस बताया था कि 30 के बाद मैम में डिले कंडोनेंस फाइल करेगा ना तभी मिलेगा 90 डेज का टाइम। नहीं 90 डेज का बेनिफिट मिलेगा। 91 डे होगा तो डिले कंडोन फाइल करना है। यहाँ पे आपको लिबर्टी दी गई है ना, यहाँ पे आपको छूट दी गई है ना कि मैम 30 इसमें नहीं तो हॉलीडेज 90 दिन इंक्लूड के होगी? अंदर। हाँ हॉलीडेज इसमें इंक्लूड होगी या एक्सक्लूड होगी? अगर कोर्ट के 90 हॉलीडेज। हॉलीडेज नहीं इंक्लूड नहीं, 90 डेज पूरा इंक्लूडिंग हॉलीडे रहता है, एक्सक्लूड नहीं होता है हॉलीडे। अगर ऐसा है कि हाँ उसमें कुछ दिवाली वेकेशन आ गई तो जैसे ही आपका अगर वो वहां पे 98 दिन आ रहा है और उस दिन दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रही है तो जैसे ही आपका कोर्ट ओपन होगा वहां से आपको फाइल करना है। ठीक है, वो आपको एक्सक्लूजन मिलेगा। नहीं तो आप खेलते बैठेंगे कि 90 दिन, अरे बीच में क्रिसमस जो आई थी वो तो माइनस करूं। ऐसा नहीं होता है कि तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। 90 डेज मतलब 90 डेज फिक्स पीरियड है ये कि जाने दे, अरे बीच में होली जो है काउंट करना इस दिनों को भी, अरे बीच में क्रिसमस आई है और दिवाली आई है काउंट करो ना, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, अब सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 का केस है। एक्सटेंशन बियॉन्ड 90 days however being given in exceptionally heard cases only। अगर आपको एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है, डिले नहीं एक्सटेंड कर दिया गया आपके पीरियड को, तो उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, जहां पर कुछ एक्सेप्शनल चीज होगी तभी किया जाएगा। ठीक है, शांतिबाई पारस फाइनेंस कंपनी का केस है। यहां पर बोलता है कि एवरी पार्टी इन अ केस हैज अ राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, और वो एक नेचुरल जस्टिस के अकॉर्ड होती है, क्योंकि वाद पत्र लेके तो जो प्लेंटिव है वो सारी की सारी बातें तो बोल रहा है, लेकिन प्रतिवादी भी तो बोलेगा, उसको भी तो अपना बचाव पक्ष रखने का पूरा पूरा अधिकार है ना। वो क्यों इस बात से हटे? ठीक है, रूल नंबर 1A, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट। अभी हमने रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है वो देखा, तो प्रतिवादी की क्या ड्यूटी है कि वो भी क्लेम कर सकता है, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकता है, वो भी अपने आप को डिफेंड करेगा कि वादी झूठ बोल रहा है, वादी ये सारी घटना जो है अपनी बनावटी है, वो झूठ बोल रहा है, तो इसको सपोर्ट में आपको अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो प्रतिवादी है अपने डिफेंस जो भी लाएगा तो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू लेके आएगा कि ये देखो ये डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर वो क्लेम मांग सकता है, वो सेट ऑफ मांग सकता है, वो काउंटर क्लेम कर सकता है। अब काउंटर क्लेम का एक सिंपल एग्जांपल देती हूं मैं। ठीक है, अब विक्की ने अपने वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर दिया। ठीक है, नहीं रहना इसके साथ मुझे। अब जो लड़की है वो रोने लगी, अरे ऐसे कैसे मेरा विक्की मुझे छोड़ देगा क्या? तो उसने एक उपाय किया, कैसे बचें, तो उसने काउंटर क्लेम किया। कैसे किया? उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स फाइल किया अंडर सेक्शन 9। ठीक है, कि मुझे विक्की के साथ में ही जाना है, मरना है तो विक्की साथ, जीना है तो विक्की के साथ, जो भी सारी मेरी चीजें हैं। मेरी मम्मी ने कहा था जब आएगी तो मर के आना, यहाँ पे मत आना। तो वो रेस्टिट्यूशन फाइल करके काउंटर क्लेम कर सकती है। मतलब क्या होगा, अलग अलग केस फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही चीज में घुसो। वो बोलता है ना डाइवोर्स, मैं बोलती हूँ नहीं मुझे उसके साथ ही रहना है, नहीं तो मुझे जीना नहीं है। ठीक है, तो ये काउंटर क्लेम होता है। सेट ऑफ का मतलब है कि सामने वाला बोलता है प्लेंट में कि मेरा प्लेंटिव जो है वो बोलता है 10 लाख रुपए, हाँ 10 लाख रुपए तो देने बनते हैं। डिफेंडेंट बोलेगा काय का 10 लाख रे, 5 लाख पहले जो लिया है तूने मेरे से, तो उसका सेट ऑफ लेगा वो 5 लाख माइनस, तू 5 ले 10 मत बोल, उसका सेट ऑफ लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में जोड़ा जाता है। जैसे प्लेंटिफ अपने डॉक्यूमेंट्स जोड़ता है, वैसे प्रतिवादी जो है, डिफेंडेंट जो है, अपने डॉक्यूमेंट्स को जोड़ता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, एनी सच डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने वहां पे भी देखा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो प्रतिवादी है उसके पोजीशन में है ही नहीं, उसके पास है ही नहीं, तो कहां से मैजिक करेगा क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं अलादीन का चिराग है कि निकल के आ जाएगा बाहर, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है ना।
तो जैसे वादी करेगा वैसे ही प्रतिवादी को यहाँ पे बोला गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है उसको प्रोड्यूस करने हैं। अगर एविडेंस में दिखाना है तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में दिखाना है, तो कोर्ट उसके ऊपर यस और नो करती है, तो उस चीज की आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो इस रूल में जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लाए जाएंगे, आपको ए और बी मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र है, समझो कि जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाया जाएगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, प्लेंटिफ का होने दीजिए या विटनेस का होने दीजिए। ठीक है, अगर विटनेस को चाहिए तो उसको कॉपी दी जाएगी, ये पढ़, रिफ्रेश कर अपना दिमाग, देख इसमें क्या लिखा है, उसको रिफ्रेशमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे। तो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की बात दिमाग में छाप लेने की है। डॉक्यूमेंट आया, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, आपको विटनेस लाएंगे, विटनेस को जो भी डॉक्यूमेंट देगा उसको दिखाना पड़ेगा कि ये ले अपना दिमाग का मेमोरी फ्रेश कर, रिफ्रेश योर मेमोरी। ठीक है, रूल नंबर 2 पे आते हैं। न्यू फैक्ट्स, कुछ नई चीजें, उसको आपको स्पेसिफिकली प्लीड करना है। यानी कि प्लेंटिफ बड़ा बदतमीज है, वादी बदतमीज है, तो प्रतिवादी को ये सारी चीजें लेके आने पड़ेगी कि सूट जो है वो तो एक तो मेंटेनेबल ही नहीं है। क्यों लाया ये सूट? इसका प्रॉपर्टी थोड़ी है, इसका प्लॉट थोड़ी है, ये तो चोर है साला। तो ये ट्रांजैक्शन को वॉइड और वॉइडेबल दिखाना तो प्रतिवादी को फेवर करेगा कि ये ट्रांजैक्शन ही वॉइड है, ये वॉइडेबल है, ये पॉइंट ऑफ लॉ है, ये डिफेंस रेज जो उसने किया है, ऑपोजिट पार्टी तो सरप्राइज हो जाएगी ना, जो प्लेंटिफ होगा वो तो सरप्राइज हो जाएगा ना, अरे ऐसे कैसे, ये तो मेरी मतलब मैं तो इसको कोर्ट में लेके आया था, ये तो मुझे ही बाहर निकाल रहा है इधर से। यानी वादी शाना बन रहा था लेकिन उसको पता नहीं था कि प्रतिवादी उससे ओवर शाना है। तो ये जो भी फ्रॉड किया है लिमिटेशन पर, तो ये सारी की सारी इलीगल चीजें जो है वो वादी लेके आया है, तो उस चीज का जिक्र प्रतिवादी को अपने जो भी न्यू फैक्ट्स है उसमें लिखने पड़ेंगे, यानी कि प्लीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस रूल में ये ड्यूटी है डिफेंडेंट की कि जो भी पर्टिकुलर्स है, जो भी चीजें उसको बतानी है अपने डिफेंस में, जो इच्छा रख रहा है वो लेने के लिए, which he desires to take, यानी कि वो जो इच्छा रख रहा है लेने के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं करता तो उसको बाद में ये नहीं बोला जाएगा कि अरे तूने ये तो नहीं लिया, तू ले ले। जो एक बार तीर कमान से निकल गया, आप बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, और फॉर फर्स्ट टाइम इन अपील यानी ही विल नॉट बी अलाउड टू रेज अ न्यू प्ली, यानी कि नई बात वो नहीं लेके आ सकता है अपने एविडेंस में, नई चीज डिटरमाइन नहीं कर सकता है। जो फर्स्ट टाइम अपील में गया है वो कर, तू जो पहले बोल रहा है उसी को पकड़ के चल। अरे हम बोलते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास गए थे, अरे सरकार दर्द को बताना ही भूल गए, अरे टांग में दर्द था वो तो बताना ही भूल गए। आप डॉक्टर को बता सकते हो, गोली ले सकते हो, लेकिन कोर्ट बोलेगा तू तेरे को पता था ना तेरे को दर्द है, तो पहला क्यों नहीं बोला? जो चीज एक बार बोली जाएगी वो एक ही बार सुनी जाएगी, बार बार दूसरी चीजें लेके मत आओ। तो कोर्ट क्या बोलेगा? आफ्टर थॉट स्टोरी है, यानी कि हम बोलते हैं ना अरे हम ये लिखते थे तो बच जाते थे, तो इसको बोलते हैं पकी पकाई चीजें जो बाद में पकाए आपने, पहले आपको पता था लेकिन आप भूल गए, अब भूल गए तो अपने आप को कवर करने लगे तो कोर्ट ने आपको बोल दिया जा बाहर निकल इधर से, तेरा हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। यहां तक समझ में आया? मैं आगे नहीं जा रही हूँ। यस मैम। मैम ठीक है, जैसे कि 3 मंथ का एग्रीमेंट होता है पेमेंट का, तो अगर 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और वो डिले कंडोनेंस फाइल करता है कि मेरे यहाँ ये हो गया था वो हो गया था, तो वो एडमिसिबल होगा क्या? डिले अलाउ हो जाएगी, डिले के नहीं ऊपर मैम, ग्राउंड होना चाहिए। एग्रीमेंट होता है ना, उसमें होता है कि अगर ये 90 दिन से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो डबल पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसे में एग्रीमेंट में यस मैम। लेट क्यों हुआ उसका रीजन बताना पड़ता है ना तो उसको।
हाँ तो वो बता देंगे ना रीजन, तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। हो जाएगा। वैलिड होना